ये कहानी एक ऐसे क्राइम की है जहां अपराध से ज्यादा उसकी वजह डराने वाली थी। कुछ ऐसा जो समाज के ताने बाने को हिला सकता था। पुलिस ने हर एंगल से जांच की, पैसों का लालच, दुश्मनी, पर्सनल रिवेंज, हर थ्योरी को परखा, लेकिन जो सच सामने आया उसने सबको हिलाकर रख दिया। नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको एक ऐसे केस के बारे में बताने जा रहे हैं जिसने पूरे आंध्र प्रदेश को हिलाकर रख दिया था। यह मामला है वासी रेड्डी फैमिली केस का, जो 2022 में नेल्लौर जिले के पद्रपल्ली इलाके में घटित हुआ था। इस केस की कहानी शुरू होती है अशोकनगर के एक साधारण से घर से, जहां वासी रेड्डी कृष्णा राव और उनकी पत्नी वासी रेड्डी सुनी थम्मा रहते थे। यह बुजुर्ग कपल श्रीराम कैंटीन चलाते थे, जो कि नेल्लौर के करंट ऑफिस सेंटर में स्थित थी। उनका घर कैंटीन से करीब 7 से 8 किलोमीटर दूर था। इनके 2 बेटे थे, लेकिन दोनों ही अपने कामों में व्यस्त होकर अलग रह रहे थे। कभी कभी वे अपने माता पिता से मिलने आते, लेकिन ज्यादातर समय यह कपल अकेले ही रहता था। रविवार की सुबह हर दिन की तरह दूध बेचने वाली रमा अम्मा वासी रेड्डी कपल के घर दूध पहुंचाने आती थी, लेकिन इस दिन कुछ अजीब था। रोज वासी रेड्डी कृष्णा राव सुबह 5 बजे अपनी स्कूटी लेकर कैंटीन चले जाते थे और 11 बजे तक घर के काम निपटाने के बाद वासी रेड्डी सुनी थम्मा भी वहां पहुंचती थीं। लेकिन रात के 11:30 से 12 बजे के करीब जब कैंटीन बंद हो जाती, तब कृष्णा राव घर लौटते थे। लेकिन 28 अगस्त 2022 रविवार की सुबह कुछ अलग थी। दूध बेचने वाली रमा अम्मा रोज की तरह दूध लेकर पहुंची, लेकिन जैसे ही उसने घर के बाहर नजर डाली, कुछ अजीब लगा। कृष्णा राव जी की स्कूटी घर के बाहर खड़ी थी। मतलब आज वो कैंटीन नहीं गए। मगर क्यों? घर के बाहर लोहे का गेट था जो बस भिड़ा हुआ था। रमा अम्मा को कुछ अनहोनी का एहसास हुआ। दरवाजा खुला और रोंगटे खड़े कर देने वाला मंजर। जैसे ही रमा अम्मा ने गेट खोला और आंगन की तरफ बढ़ी, उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा और फिर सामने का नजारा देखते ही उसकी चीखें निकल गईं। वो भागती हुई गेट से बाहर निकली। उसकी आवाज सुनकर आसपास के पड़ोसी भी बाहर आ गए। सबने घबराई हुई रमा अम्मा की ओर देखा, जिसने कांपते हाथों से कृष्णा राव जी के घर की ओर इशारा किया। अब कुछ पड़ोसी हिम्मत जुटाकर अंदर गए और जैसे ही उन्होंने अंदर कदम रखा, उनके भी पैरों तले जमीन खिसक गई। घर के मेन दरवाजे के पास कृष्णा राव जी की लहूलुहान लाश पड़ी थी। चारों तरफ खून ही खून फैला हुआ था। अब सवाल यह था कि सुनी थम्मा कहाँ है, क्योंकि चौखट पर ही कृष्णा राव जी की लाश पड़ी थी और चारों तरफ खून बिखरा हुआ था। किसी भी पड़ोसी की हिम्मत नहीं हुई कि वे अंदर जाएं। सबकी नजरें घर के भीतर झांक रही थीं, लेकिन कोई आगे बढ़ने की हिम्मत नहीं कर पा रहा था। पड़ोसियों ने फौरन पुलिस को सूचना दी। कुछ ही मिनटों में विद्यापलम पुलिस मौके पर पहुंच गई। इसी दौरान किसी ने कृष्णा राव जी के भाई सुधाकर राव को भी खबर दे दी, जो पद्रपल्ली में ही थोड़ी दूरी पर रहते थे। पुलिस ने जब जांच शुरू की तो उन्होंने देखा कि कृष्णा राव जी के गले पर तेज धार हथियार के गहरे निशान थे। सर पर भी चोटें थीं, जिससे साफ लग रहा था कि यह मामला मर्डर का था। फॉरेंसिक टीम को बुलाया गया। अब पुलिस ने पूरे घर को खंगालना शुरू किया। ग्राउंड फ्लोर के एक बेडरूम में जो दिखा, उसने इस केस को और भी डरावना बना दिया। बिस्तर पर सुनीता जी की भी लाश पड़ी थी। चारों तरफ खून फैला हुआ था। गले पर उसी तरह के तेज धार हथियार के निशान थे। सर पर भी गहरी चोटों के निशान थे, यानी यह डबल मर्डर केस था। अब तक सुधाकर राव भी घर पर पहुंच चुके थे। उन्होंने तुरंत कृष्णा राव के छोटे बेटे को इस भयानक खबर की सूचना दी। छोटा बेटा, जो कि नेल्लौर के रामजी नगर में रहता था, तुरंत घर पहुंचा। इसके बाद अनजान आरोपी के खिलाफ डबल मर्डर की एफआईआर दर्ज कराई गई। पुलिस ने तुरंत 2 टीमें गठित कीं। एक टीम ग्राउंड लेवल पर सबूत इकट्ठा कर इन्वेस्टिगेशन करेगी। दूसरी टीम इलाके के सीसीटीवी फुटेज को खंगालेगी। घर में कुछ सामान बिखरा हुआ मिला, जिससे ऐसा लग रहा था कि चोरी की वारदात हो सकती है। घर के हालात साफ इशारा कर रहे थे कि यहां जबरदस्त संघर्ष हुआ था। अलमारी, कैबिनेट, बेडरूम की वार्डरोब और लॉकर्स, सब कुछ टूटा हुआ पड़ा था। ऐसा लग रहा था जैसे लुटेरों ने हर जगह कुछ कीमती सामान ढूंढने की कोशिश की हो। ऊपरी मंजिल के एक कमरे में भी
एक मजबूत लॉकर रखा था। लूटपाट करने वालों ने उसे तोड़ने की कोशिश की थी, लेकिन वह खुल नहीं सका। परिवार वालों के अनुसार उसमें कीमती गहने और जरूरी कागजात रखे हुए थे, जो चोरी होने से बच गए। कीमती सामान भले ही सुरक्षित रहा, लेकिन घर से नकदी चोरी होने की आशंका थी। परिवार वालों और पड़ोसियों का कहना था कि कपल एक दिन पहले तक बिल्कुल सामान्य था। कैंटीन में काम करने वाले स्टाफ ने भी यही बात कही। 28 अगस्त की रात तक सब कुछ ठीक था। कृष्णा राव जी रोज की तरह कैंटीन बंद करके समय पर घर चले गए थे। किसी को किसी तरह का कोई अंदेशा नहीं था कि अगले ही दिन इतनी भयानक वारदात सामने आएगी। घटनास्थल को देखकर पुलिस ने अंदाजा लगाया कि इस वारदात को एक अकेला शख्स अंजाम नहीं दे सकता था। कपल का कत्ल बेहद सुनियोजित तरीके से किया गया था। सुनीता जी सोने से पहले दरवाजा खुला रखती थीं, ताकि कृष्णा राव जी जब रात में लौटें तो उन्हें दरवाजा खोलने के लिए नींद से न उठना पड़े। क्योंकि यह एक रिहायशी कॉलोनी थी और आसपास सभी जान पहचान वाले थे, अनजान लोगों की आवाजाही नहीं थी। शायद इसी बात का फायदा उठाकर बदमाशों ने पहले घर में घुसकर सुनीता जी का कत्ल किया और फिर घर में कैश लूटने लगे। इसी दौरान कृष्णा राव जी जब अपनी स्कूटी घर के बाहर पार्क करके अंदर जाने वाले थे, तो अंधेरे का फायदा उठाकर बदमाशों ने उन्हें भी निशाना बना लिया। संभवतः हत्या के बाद अपराधी भागने की जल्दी में थे, इसलिए वे पूरी तरह से लॉकर नहीं तोड़ पाए और सिर्फ नकदी लेकर फरार हो गए। जांच जैसे जैसे आगे बढ़ रही थी, वैसे वैसे इस मामले में नए एंगल सामने आ रहे थे। कृष्णा राव के भाई और बेटे ने पुलिस को बताया कि कैंटीन से रोज की कमाई वे घर लाते थे, यानी हो सकता है कि बदमाशों ने कत्ल के बाद पैसे लूट लिए हों। पुलिस ने शुरुआती जांच के बाद दोनों शवों को गवर्नमेंट जनरल हॉस्पिटल भेज दिया पोस्टमार्टम के लिए। अब तक इस केस में दो संभावनाएं दिख रही थीं। एक, यह एक लूटपाट का मामला है, बदमाश घर में घुसे, पैसे लूटे और कपल का कत्ल कर दिया। दो, कत्ल की असली वजह कुछ और है। अगर बदमाश सिर्फ लूटपाट के इरादे से आए थे, तो उन्होंने सुनीता और कृष्णा राव जी के गहने क्यों नहीं उतारे? घर में बहुत कीमती आभूषण रखे हुए थे, लेकिन वे चोरी नहीं हुए। ग्राउंड फ्लोर और फर्स्ट फ्लोर दोनों में ही कैबिनेट रखे थे, जिनमें कुछ गहने थे, मगर वे भी सुरक्षित थे। यानी ऐसा लग रहा था कि बदमाशों का मकसद सिर्फ कैश लूटना था, तो कत्ल की इतनी बर्बरता क्यों? अब पुलिस ने इस केस को पर्सनल दुश्मनी के एंगल से जांचना शुरू कर दिया। इसके लिए उन्होंने वासी रेड्डी फैमिली की पूरी हिस्ट्री खंगालनी शुरू की। पुलिस को पता चला कि यह कपल आंध्र प्रदेश के एनटीआर डिस्ट्रिक्ट के वसवई मंडल के इंदुपल्ली गांव से ताल्लुक रखते थे। करीब 26 साल पहले यह परिवार रोजगार की तलाश में गांव छोड़कर नेल्लौर आ गया था। शुरुआत में इन्होंने करंट ऑफिस सेंटर के पास एक अपार्टमेंट किराए पर लिया और वहीं श्रीराम कैंटीन शुरू किया। धीरे धीरे कैंटीन अच्छा चलने लगा और उनकी आर्थिक स्थिति भी मजबूत हो गई। पुलिस के सामने अब एक बड़ा सवाल खड़ा हो गया था। अगर इस कपल की किसी से कोई दुश्मनी नहीं थी, कोई प्रॉपर्टी विवाद नहीं था, आर्थिक स्थिति भी ठीक थी, तो फिर इनकी हत्या क्यों की गई? कृष्णा राव और सुनीता ने अपने दोनों बेटों को अच्छी शिक्षा दी, उन्हें आत्मनिर्भर बनाया। बड़ा बेटा साई चंद विशाखापट्टनम वाइजैग में पोस्टल डिपार्टमेंट में नौकरी कर रहा था, उसने शादी कर ली और वहीं बस गया। छोटा बेटा गोपी चंद नेल्लौर के पोगा थोटा इलाके में मथुरा होटल चला रहा था, वह भी शादीशुदा था और रामजी नगर में अपने परिवार के साथ रहता था। दोनों बेटे अपने अपने जीवन में व्यस्त थे। कृष्णा राव और सुनीता भी अपनी जिंदगी में खुश थे। इनका कोई बड़ा विवाद नहीं था, किसी से लड़ाई झगड़ा नहीं था। फिर भी यह हत्या क्यों की गई? अशोकनगर के पड़ोसियों ने बताया कि कृष्णा राव ने 6 साल पहले यहां जमीन खरीदकर अपना घर बनाया और किराए के मकान से शिफ्ट हो गए थे। वह और उनकी पत्नी बेहद मिलनसार थे, किसी से भी झगड़ा नहीं करते थे। कैंटीन अच्छा चलता था, पैसे की कोई कमी नहीं थी। अब तक की जांच में यह सामने आ चुका था कि लूटपाट के अलावा इस केस में कुछ और भी था। डॉग स्क्वाड और फॉरेंसिक टीम की जांच में घर से 3 अहम चीजें मिलीं। रक्त में सना हुआ एक चाकू, एक क्रोबार, एक मोबाइल फोन। परिजनों ने बताया कि यह मोबाइल इसी घर का था
लेकिन यहां 3 फोन हुआ करते थे, जिनमें से 2 गायब थे। जांच का दायरा अब और भी बड़ा हो चुका था। पुलिस को कई नए एंगल मिल रहे थे, जिससे मामला लूटपाट से हटकर किसी गहरी साजिश की ओर इशारा करने लगा। फॉरेंसिक टीम ने घर के हर उस हिस्से से फिंगरप्रिंट्स इकट्ठा किए जहां बदमाशों के हाथ लगने की संभावना थी। अलमारी, कैबिनेट, लॉकर्स और दरवाजों पर कई संदिग्ध फिंगरप्रिंट्स मिले। वहीं घर से गायब हुए 2 मोबाइल फोन्स भी पुलिस के लिए अहम सुराग बन गए थे। पोस्टमार्टम के बाद कृष्णा राव और सुनीता के शव परिजनों को सौंप दिए गए और 29 अगस्त को उनके गांव में अंतिम संस्कार कर दिया गया। इधर मामला धीरे धीरे सुर्खियों में आने लगा और मीडिया में छा गया। इसी दौरान एक बड़ा खुलासा हुआ। सुनीता राव तेलुगु देशम पार्टी की सोशल मीडिया एक्टिविस्ट थीं। हाल ही में उन्होंने सोशल मीडिया पर लोकल लोगों की समस्याओं को उठाया था और सरकार की नीतियों की आलोचना की थी। जब यह खबर मीडिया में आई तो केस का पॉलिटिकल एंगल भी सामने आने लगा। टीडीपी के नेल्लोर पार्लियामेंट प्रेसिडेंट ने संदेह जताया कि यह कोई आम लूटपाट नहीं बल्कि किसी गहरी साजिश का हिस्सा हो सकता है। पार्टी के कई नेता वासी रेड्डी परिवार से मिलने पहुंचे और मांग की कि इस हत्याकांड की निष्पक्ष जांच हो। इसके अलावा टीडीपी नेताओं ने एक और बड़ा दावा किया। उन्होंने कहा कि कुछ दिन पहले सत्ताधारी पार्टी के एक नेता ने थाने जाकर अपने आदमियों को छुड़ाने के लिए पुलिस पर दबाव डाला था। उन्होंने सवाल उठाया कि पुलिस जनता के लिए काम कर रही है या फिर पॉलिटिकल पार्टियों के इशारों पर। मामले ने तूल पकड़ लिया तो जांच के लिए 3 और टीमें गठित कर दी गईं। अब इंस्पेक्टर से लेकर एसपी तक इस केस में इन्वॉल्व हो गए थे। अब तक पुलिस ने हर जरूरी एंगल से जांच कर ली थी। बैंक ट्रांजैक्शन, कॉल डिटेल्स, रिश्तेदारों, पड़ोसियों, स्टाफ और इलाके के आपराधिक गैंग से पूछताछ। लेकिन फिर भी कोई ठोस सुराग हाथ नहीं लगा। 5 टीमें लगातार अपने अपने पहलुओं पर काम कर रही थीं। एक टीम खासतौर पर वासी रेड्डी दंपति के सोशल और पॉलिटिकल कनेक्शन की जांच कर रही थी। सुनीता के राजनीतिक संबंधों को देखते हुए पुलिस इस दिशा में भी जांच कर रही थी कि कहीं यह कत्ल किसी पॉलिटिकल दुश्मनी का नतीजा तो नहीं। इसी बीच क्राइम सीन से मिले मोबाइल फोन और अन्य सबूतों को लेकर फॉरेंसिक टीम ने अपनी रिपोर्ट तैयार करनी शुरू कर दी थी। घर से मिले फिंगरप्रिंट्स का मिलान किया जा रहा था। पुलिस को यह भी शक था कि जो 2 मोबाइल फोन गायब थे उनमें कुछ अहम सुराग हो सकते हैं। तारीख थी 29-30 अगस्त की दरमियानी रात। सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही जांच टीम की नजर कैमरे में कैद एक रहस्यमयी हरकत पर पड़ती है। आधी रात के सन्नाटे में 2 संदिग्ध शख्स सड़क पर मंडराते दिखते हैं, कभी पैदल तो कभी 2 व्हीलर पर। फुटेज में ये अशोकनगर से पदरू पल्ले की ओर बढ़ते नजर आते हैं, मगर अंधेरे और खराब क्वालिटी की वजह से उनके चेहरे साफ नहीं दिखते। जांच जैसे जैसे आगे बढ़ती है, पुलिस के हाथ एक और अहम फुटेज लगता है, श्रीराम कैंटीन का। यहां भी वही 2 लड़के कैमरे में कैद होते हैं। शक की सुई अब इनकी तरफ घूमने लगती है। उधर फॉरेंसिक टीम घर से जुटाए गए फिंगरप्रिंट्स की जांच करती है, जिनमें से 2 अज्ञात मिलते हैं। पुलिस इन फिंगरप्रिंट्स को पड़ोसियों, कैंटीन स्टाफ और अन्य संभावित संदिग्धों से मिलाती है। इसी दौरान पता चलता है कि इस घर में पहले भी चोरी की कोशिश हो चुकी थी, लेकिन तब कृष्ण राव ने पुलिस में शिकायत दर्ज नहीं करवाई थी और मामला रफा दफा हो गया था। हो सकता है वही चोर दोबारा लौटे हों और इस बार वारदात को अंजाम तक पहुंचा दिया हो। फुटेज में कैद दोनों लड़कों की तस्वीरें जब जानने वालों को दिखाई जाती हैं तो वे तुरंत उन्हें पहचान लेते हैं। खुलासा होता है कि ये दोनों युवक उसी कैंटीन में काम करते हैं। दिलचस्प बात यह है कि हत्या के बाद से लेकर अंतिम संस्कार तक ये फैमिली के आसपास ही बने रहे। ऐसे में सवाल उठता है, क्या ये मासूम हैं या बेहद शातिर? पुलिस को लगा कि शायद ये दोनों भी बाकी स्टाफ की तरह निर्दोष हों और सिर्फ फैमिली के साथ खड़े रहे हों, लेकिन जांच में कोई कसर छोड़ना मुनासिब नहीं था। इसीलिए इन दोनों पर मुखबिरों की पैनी नजर लगा दी गई और उनकी हर छोटी बड़ी जानकारी जुटाई जाने लगी। जांच में पहला नाम सामने आया कलगंडल रामा कृष्णा, 22 साल का एक युवक
जो तिरुपति जिले के नायडूपेट टाउन के चंद्रबाबू नगर का रहने वाला था। ये वासी रेड्डी परिवार का रिश्तेदार भी था और उन्हीं की कैंटीन में काम करता था। दूसरा शख्स था मनरू शिवाकुमार, 26 साल का युवक, जो लोर जिले के सायदापुर मंडल के टुकरू गांव का रहने वाला था, लेकिन फिलहाल लौर सिटी के रामकोटिया नगर में रह रहा था। ये पिछले 10 सालों से कृष्णराव की कैंटीन में काम कर रहा था। मतलब एक तो फैमिली का सदस्य था और दूसरा पुराना वफादार कर्मचारी। दोनों का घर पर आना जाना था और बुजुर्ग दंपति इन्हें अपने परिवार की तरह मानते थे। अब पुलिस के मुखबिरों से एक और चौंकाने वाली जानकारी सामने आई। कत्ल के बाद शिवा और रामाकृष्णा ने अपने अपने घरों में वॉशिंग मशीन, डबल बेड, अलमारी जैसे महंगे फर्नीचर खरीद लिए। देखने में तो ये एक आम बात लग सकती थी, कोई भी अपनी जरूरत का सामान खरीद सकता है। मगर शक की वजह यह थी कि सीसीटीवी फुटेज में वारदात के दौरान सिर्फ यही दो चेहरे संदिग्ध नजर आ रहे थे। शक गहराने लगा जब पुलिस ने इनकी कॉल डिटेल्स निकाली। कत्ल से पहले और कत्ल के बाद इन दोनों ने एक दूसरे से कई बार बातचीत की थी, जबकि पहले ऐसा कभी नहीं हुआ था। ऊपर से इन दोनों ने अचानक से इतने महंगे सामान कैसे खरीद लिए? पैसे कहां से आए? क्या ये बस एक इत्तेफाक था या फिर इस कत्ल की असली कड़ी? पुलिस का शक अब यकीन में बदलने लगा था। पुलिस की जांच तेजी से आगे बढ़ रही थी और अब फिंगरप्रिंट्स का मिलान किया गया तो मनरू शिवाकुमार और कलगंडल रामाकृष्णा के निशान मैच हो गए। यही नहीं, घटना की रात दोनों की मोबाइल लोकेशन भी बुजुर्ग दंपति के घर के पास पाई गई। इतने ठोस सबूतों के बाद पुलिस ने कार्रवाई तेज कर दी। 31 अगस्त 2022 को सबसे पहले मनरू शिवाकुमार को हिरासत में लिया गया। थाने लाकर पूछताछ की गई और थोड़ी सख्ती होते ही शिवा टूट गया। उसने कबूल किया कि उसने और रामाकृष्णा ने मिलकर कृष्णराव और सुनीता जी का बेरहमी से कत्ल किया था। शिवा ने बताया कि वे दोनों काफी समय से इस लूट और कत्ल की योजना बना रहे थे। पहले भी चोरी की कोशिश की गई थी, लेकिन पकड़े जाने के डर से प्लान ड्रॉप कर दिया था। चूंकि वे घर के लोग थे, बुजुर्ग दंपति को उन पर शक नहीं हो सकता था, मगर इस बार इरादा साफ था, घर लूटना और दोनों को मौत के घाट उतारना। कई दिनों तक घर की रेकी करने के बाद उन्होंने तय कर लिया कि जब कृष्णराव कैंटीन से देर रात लौटेंगे तभी वारदात को अंजाम दिया जाएगा। सुनीता जी हमेशा दरवाजा खुला रखती थीं, यह बात इन दोनों को पता थी। 26 अगस्त की रात दोनों पहले ही घर के बरामदे में जाकर छिप गए। घना अंधेरा था, रात का वक्त था, पूरा इलाका शांत था। छिपने का यह सही मौका था। रात 11:30 पर जैसे ही कृष्णराव जी घर पहुंचे, दोनों ने पीछे से उन पर हमला कर दिया। डंडे से सिर पर वार किया गया, जिससे वे जमीन पर गिर पड़े। तभी रामाकृष्णा ने उनकी गर्दन पर धारदार पेन नाइफ से हमला कर दिया। बुजुर्ग की मौके पर ही मौत हो गई। इसके बाद दोनों सीधे बेडरूम में पहुंचे, जहां सुनीता जी गहरी नींद में थीं। वही तरीका दोहराया गया, डंडे से वार और फिर गर्दन पर हमला। घर में सिर्फ वही दो लोग थे और अब दोनों की नृशंस हत्या हो चुकी थी। अब बारी थी लूट की। दोनों ने कैबिनेट, अलमारी और लॉकर खंगाले। कुछ जगह चाबियों से खोला गया तो कुछ ताले तोड़े गए। पहली मंजिल पर रखे लॉकर को भी तोड़ने की कोशिश हुई, लेकिन ज्यादा शोर होने के डर से छोड़ दिया गया। कुल मिलाकर 1,20,000 कैश और कुछ कीमती सामान लूटा गया। दोनों ने दंपति के मोबाइल भी उठा लिए ताकि किसी को कॉल न किया जा सके। कत्ल और लूट के बाद दोनों सीधे रामकोटिया नगर पहुंचे, जहां पैसों का बंटवारा हुआ। रामाकृष्णा ने 90,000 लिए, जबकि शिवा ने 30,000 रखे। अब सवाल था, आखिर इन दोनों ने ऐसा क्यों किया? रामाकृष्णा बेहद लालची था। उसे लगता था कि घर में लाखों रुपए हैं और अगर वह सिर्फ एक बार चोरी कर ले तो ऐश कर सकता है। शिवा को कृष्णराव और सुनीता जी से बदला लेना था। कुछ दिनों पहले कैंटीन में ग्राहकों के सामने उसे डांट पड़ी थी। सुनीता जी ने भी उसे कई बार टोका था। वे तो उसे अपने बेटे की तरह समझकर सुधारने के लिए डांटते थे, मगर शिवा ने इसे अपनी बेइज्जती समझ लिया। धीरे धीरे उसके मन में नफरत भरने लगी और जब रामाकृष्णा ने चोरी की बात की तो उसने इस प्लान में कत्ल को भी शामिल कर दिया। यही वजह थी कि शिवा ने हत्या का सुझाव दिया और रामाकृष्णा ने चोरी का।
कत्ल के बाद जब पैसे बांटे गए तो रामाकृष्णा ने ज्यादा रकम ली क्योंकि उसका मकसद पैसा ही था। 31 अगस्त को शिवा की कबूलनामा मिलने के बाद पुलिस ने उसी दिन रामाकृष्णा को भी गिरफ्तार कर लिया। उसने भी अपना गुनाह स्वीकार कर लिया। जांच में पता चला कि रामाकृष्णा ने नायडूपेटा टाउन से महंगे इलेक्ट्रॉनिक आइटम खरीदे। शिवा ने फर्नीचर खरीदा। रामाकृष्णा ने 50,000 अपनी पत्नी को दिए, यह कहकर कि उसने किसी फाइनेंसर से उधार लिया है। पुलिस ने दोनों के घरों से 83,000 कैश, लूटे गए मोबाइल और कत्ल में इस्तेमाल हथियार बरामद कर लिए। 31 अगस्त को पुलिस ने मीडिया के सामने इस केस का खुलासा कर दिया। पुलिस ने कोर्ट में चार्जशीट दाखिल कर दी और मुकदमा सेशन कोर्ट में चल रहा है। यह एक ऐसी वारदात थी जहां एक ने लालच के लिए और दूसरे ने अपनी झूठी बेइज्जती का बदला लेने के लिए निर्दोष बुजुर्गों की नृशंस हत्या कर दी। दोस्तों, यह था क्राइम डायरीज का एक और खौफनाक अध्याय। अगर आपको हमारी मेहनत पसंद आई है तो कृपया इस वीडियो को लाइक और शेयर करें। अगर आपने क्राइम डायरीज चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें। हमारी नवीनतम वीडियो की अपडेट के लिए बेल आइकॉन दबाएं और नोटिफिकेशन भी ऑन करें। क्राइम की दुनिया से जुड़ी ऐसी ही सच्ची कहानियों के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। धन्यवाद।